हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सभी के सभी। आशा करता हूँ कि तुम सभी मस्त और जबरदस्त होगे। ठीक है, आज ये है हमारी केमिस्ट्री की पहली वीडियो। ठीक है, और हम आज कक्षा 10 रसायन विज्ञान की क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम कक्षा 10 की केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो उसका पहला चैप्टर है जिसका क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, चैप्टर का नाम है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, समीकरण ये है आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जो कि जिसकी पहली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, भौतिक भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल चेंज। ठीक है, अब जो ये आपका भौतिक परिवर्तन है वो होता क्या है, तो समझिए। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है पदार्थ, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी भौतिक स्थिति को बदलता है। क्या है, तो वह परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को परिवर्तित करता है। ठीक है, अब ये भौतिक अवस्था होती क्या है, तो चलिए समझते हैं। कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कि यह है पदार्थ। ठीक है, इसकी भौतिक अवस्था होती क्या है। अब भौतिक अवस्था का मतलब होता है जो हम अपनी आंखों से देख सके, उस पदार्थ की जो जो गुण को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था। ठीक है, अब भौतिक अवस्था में कोई भी पदार्थ होता क्या है, तो उसका क्या दिखेगा, आपको आकार दिखेगा। क्या होगा, आकार दिखेगा। उसके बाद उसका रंग दिखेगा, फिर उसकी अवस्था दिखेगी कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस। ठीक है, तो ये है जिनको हम क्या कहते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो उस कोई भी चीज आप अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब जो भौतिक चेंज होता है उसमें कोई भी पदार्थ अपनी केवल भौतिक गुण को बदलता है या उसकी भौतिक अवस्था ही बदलती है। ठीक है, और भौतिक अवस्था जो होती है उसको हम कहते क्या है, तो भौतिक अवस्था का मतलब होता है, मैंने क्या बोला, या तो उसका आकार बदलेगा या उसका रंग बदलेगा या उसकी अवस्था बदलेगी। ठीक है, और जब भी भौतिक परिवर्तन होता है, क्या होता है, जब भी कोई भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या है, कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया अंडा। क्या लिया है, अंडा। अंडे को मैंने तोड़ दिया। क्या किया, तोड़ दिया। अंडे को मैंने तोड़ दिया। अब अंडे को जब तोड़ा तो भी ये क्या होगा, तो टूटा हुआ अंडा ही होगा। क्या होगा, टूटा हुआ अंडा। बदला क्या, तो बस उसके आकार में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, तो उसके आकार में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब जो ये अंडा पहले था ये टूट के क्या बन गया, बस इसके किस चीज में परिवर्तन हो गया, तो टूट के ये क्या हो गया, तो अंडा, टूटा हुआ अंडा कहलाएगा। लेकिन जब हम इसको अंडे को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब जब गर्म करेंगे तो इसकी दो कंडीशन होगी, या तो ये अंडा उबला हुआ अंडा हो जाएगा, उबला हुआ, या इसका क्या बन जाएगा, तो ऑमलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑमलेट बन जाएगा। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे क्या था, अंडा, और अंडा बदल किस में गया, ऑमलेट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा, तो ये एक नए पदार्थ का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जब कोई भी पदार्थ केवल अपनी भौतिक अवस्था को बदले और उसमें कोई भी नए पदार्थ का निर्माण ना हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण की। ठीक है, तो जैसे भौतिक परिवर्तन का मैं उदाहरण आपको बताया था कि अंडे का टूटना। ठीक है, तो अंडा टूट भी जाता है तो वो क्या रहता है, तो अंडा ही रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं प्रकाश का जलना और बंद होना, प्रकाश का, सॉरी, बल्ब का जलना और बंद होना, बल्ब का जलना एवं बंद होना। ठीक है, ये भी किस में आ जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन में ही आ जाएगा, बल्ब का जलना और बंद होना। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तो रासायनिक परिवर्तन की। किसकी, रासायनिक परिवर्तन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन।
ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, तो पदार्थ में वह परिवर्तन जिसके बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, और जो पीछे का उसका गुण है वो कंप्लीटली नए पदार्थ से भिन्न होता है, यानी पीछे का या जो जिससे वो चीज बनी है, नए पदार्थ का गुण और पीछे जो उसका पदार्थ था उसका गुण, दोनों का क्या गुण होता है, तो अलग अलग होता है। अब इसमें उदाहरण हम किस क्या ले सकते हैं, तो जैसे कागज का जलना, उदाहरण क्या ले सकते हैं, कागज का जलना। और मान लीजिए अगर हमने कागज लिया, तो कागज लिया तो उसका गुण अलग है, उसकी आकृति भी अलग है, ठीक है, और हमने क्या किया कि उस कागज को जला दिया। अब जला दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, राख प्राप्त होगा, ठीक है। और जब हम कोई भी परिवर्तन में अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको हम रिवर्स यानी उत्क्रमणीय क्रिया के बाद हमें उस पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब अगर ये बताइए कागज को अगर हमने जला दिया तो प्राप्त क्या होगा, राख प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, राख। एक चीज बताइए, क्या आप राख से कभी कागज प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो हम कभी भी कागज से राख प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इन दोनों में थोड़ा सा हम अंतर की बात करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में चीजों के भौतिक गुण बदलते हैं, ठीक है। क्या बदलते हैं, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, तो भौतिक गुण में मैंने आपको बताया था कि आकार होता है, आकृति होती है और रंग होता है, ठीक है। और रासायनिक गुण में हम बात करें तो रासायनिक गुण में पदार्थ ही कंप्लीटली बदल जाता है, यानी उसमें पीछे का कोई गुण नहीं रह सकता है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या होता है, तो हम उसको रिवर्स या उत्क्रमणीय रिवर्स करके फिर वही पदार्थ बना सकते हैं, या हम उस पदार्थ को वापस ला सकते हैं, लेकिन इसमें कभी भी रिवर्स चेंजिंग नहीं होगा। यानी इसमें हम कभी भी किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हो जा रहा है तो हम कभी भी उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे, जो आपका क्या है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगली हमारी हेडिंग है, चलिए अब हम बात करेंगे किस पे, तो रासायनिक अभिक्रिया पे। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में पारस्परिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या है, तो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब हम क्या कह सकते हैं, तो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, करते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया हम किसको कहते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलके क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में पारस्परिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम क्या ले सकते हैं, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रासायनिक समीकरण। क्या आता है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि जो भी हमारे ये पदार्थ मिले हैं, जैसे एक या एक से अधिक पदार्थ मिलके क्या बना रहे हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पदार्थ हैं जिनको हमने लिया है और जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, तो सूत्रों और उनके सूत्र के माध्यम से या उनके संकेतों के माध्यम से उनको हम क्या करते हैं, तो उनको हम दर्शाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। अब क्या कह सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, जैसे ये हो गया हमारा कार्बन, तो कार्बन का समीकरण वो संकेत क्या होता है, सी। ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, CO2, ठीक है। तो इधर चेंज हो गया, क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी
कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखें। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जो रासायनिक समीकरण होता है हम उसको कैसे लिखते हैं। चलिए, तो रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम है। क्या है नियम है? तो रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे, तो पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चीजें हमको देखना पड़ेगा, वो क्या होती है पहले उसको समझिए। मान लीजिए हमने अभी बनाया था C+O2 चेंज हो रहा है किसमें? कार्बन CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो दोनों क्या होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म मिलते हैं हमको। क्या क्या मिलते हैं? तो एक होता है अभिकारक, क्या होता है? अभिकारक, अभिकारक, और एक होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक क्या होते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी वे सभी पदार्थ या वे सभी तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? तो अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक, यानी हम कार्बन को और इस ऑक्सीजन को क्या कह सकते हैं? तो अभिकारक कह सकते हैं। ठीक है, अब ये उत्पाद क्या होता है? तो उत्पाद हम उसको कहते हैं जो उसमें नया पदार्थ बनता है। क्या होता है? जो अभिकारकों के पारस्परिक क्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होगा? तो उत्पाद होगा। ठीक है, तो ये दो टर्म आते हैं कि हम अभिकारक किसको कहते हैं और उत्पाद किसको कहते हैं। तो अभिकारक हम इसको कहते हैं जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और उत्पाद हम किसको कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनता है हम उसे क्या कहते हैं? तो उत्पाद कहते हैं। ठीक है, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, ठीक है, तो उसको लिखने के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। बात करेंगे रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण हम जब भी लिखते हैं तो उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो पहला, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ लिखा है, कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेंज किस में हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में बदल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ऑक्साइड। अब सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना रहता है? तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि जो भी चीज रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? तो संकेत पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? संकेत पता होना चाहिए। ठीक है, संकेत क्या है? तो कार्बन का C होता है और इसका क्या होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का हम जब भी मॉलिक्यूल लेते हैं तो हम लिखते हैं क्या? O2। ठीक है, तो ये इधर वाले क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ठीक है, अगर हम व्हाइट बोर्ड पे बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा हैंड है? तो लेफ्ट हैंड है, तो हमेशा अभिकारक किस साइड होता है? LHS की ओर होता है। ठीक है, और उत्पाद हमेशा किस साइड होता है? तो RHS के साइड, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड है उधर के साइड। हम मान लीजिए कि हम इस एरो के सामने आ जा रहे हैं, तो जो हमारा ये बाया हाथ है ये किसके इधर क्या लिखते हैं हम? तो अभिकारक को लिखते हैं, और इधर हम किसको लिखते हैं? तो उत्पाद को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, और हमें उनका संकेत क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, और जब भी एक या एक अभिकारक रहता है तो हम उसमें कभी भी प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन जब हमारे अभिकारकों की संख्या एक से अधिक होती है तो हम उनके बीच में क्या लगाते हैं? तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, वैसे ही ठीक कंडीशन इधर भी होती है। अगर हमारे उत्पाद एक से अधिक होते हैं, क्या हमारे जो उत्पाद होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, तो उनके बीच में हम क्या करते हैं? तो प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, और बीच में ये जो एरो है क्या है? एरो है। जो ये एरो है वो हमेशा क्या करती है? तो वो इस अभिक्रिया की दिशा को दिखाती है। किसको दिखाती है? जो हमारी अभिक्रिया होती है कि वो किस दिशा में हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ये एरो हमारी ये है, तो एरो के पीछे कौन होते हैं? अभिकारक होते हैं। कौन होते हैं? अभिकारक होते हैं। कौन होते हैं? अभिकारक। और एरो के जस्ट बाद कौन आते हैं? तो उत्पाद आते हैं। यानी हमारी जो अभिक्रिया होती है उसपे जो ये तीर है वो ये क्या दर्शाता है? तो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अब जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो हम उसमें क्या करते हैं? तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। तो उन सभी उत्प्रेरकों को हम कहाँ लिखते हैं? तो यहाँ लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? तो एरो के जस्ट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? उत्प्रेरक। या मान लीजिए किसी इक्वेशन में हम किसी जो तत्व है उनको हम क्या कर रहे हैं? तो गर्म कर रहे हैं। मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं, तो 120 डिग्री सेल्सियस को हम कहाँ लिखेंगे? तो इस एरो के जस्ट नीचे या ऊपर हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को लिखते हैं
तो आपने देखा होगा कि उस पे हम एरो के जस्ट ऊपर क्या लिखते हैं, तो एरो के जस्ट ऊपर हम लिखते हैं किसको, तो सूर्य का प्रकाश। क्या लिखते हैं, सूर्य का प्रकाश, और लिखते हैं नीचे क्लोरोफिल। तो ये हमारे जो सूर्य के प्रकाश है और ये जो क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश और ये हो जाएगा क्लोरोफिल। तो ये किसका काम करते हैं, तो ये केवल अभिक्रिया की दर को कम करते हैं या बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? तो ये था रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। पहला तरीका मैंने क्या बताया, तो जो भी तत्व उसमें प्रयुक्त है या जो भी यौगिक उसमें प्रयुक्त है उनका हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो उनका संकेत हमें पता होना चाहिए। दूसरा, कभी भी अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं साइड लिखते हैं, कभी भी उत्पाद को हम क्या लिखते हैं, तो दाएं साइड लिखते हैं, और बीच में एरो लगाते हैं। एरो जो होती है वो उस अभिक्रिया की दिशा को क्या करती है, दिखाती है कि ये जो हमारी अभिक्रिया है वो किस दिशा में हो रही है, तो इस दिशा में हो रही है। ठीक है, और जो अभिक्रिया होती है उसमें जो हम एरो लगाते हैं, उस एरो के ऊपर हम किसको लगाते हैं, तो उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक वे होते हैं जो आपकी इस अभिक्रिया को दर, अभिक्रिया की जो दर है उसको तेज करें या उस अभिक्रिया की दर को क्या करें, धीरे करें। ठीक है।